हेलो मेट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलती रहे। तो इस रिक्वेस्ट को आप लोगों के सामने रखते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आप लोगों से शैंग-ची, स्पाइडरमैन और हॉकाई के बारे में बात करूंगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं शैंग-ची के बारे में। शैंग-ची के फादर का असली नाम होता है वैन वू, जो आगे मूवी में वो खुद ही बताते हैं। द मैंडरिन उनको यूएस में दिया गया नाम होता है। तो वैन वू शैंग-ची की माँ से मिलने से पहले एक कॉन्क्वेरर था और वैन वू को सिर्फ पावर से मतलब था। तो जब उसके हाथ 10 रिंग्स लगी थी, एग्जैक्टली कैसे लगी थी ये शैंग-ची की माँ यिंग ली को भी नहीं पता होता है। कुछ कहानियाँ होती हैं कि उसे 10 रिंग्स अलग अलग तरीके से मिली है, लेकिन यिंग ली को एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि कैसे मिली। तो 10 रिंग्स का इस्तेमाल वैन वो अच्छे कामों के लिए भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने सिर्फ कॉन्क्वेयर करने के लिए, एम्परर्स को अपने कब्ज़े में लेने के लिए किया। 10 रिंग्स की पावर्स में से एक पावर होती है इटर्निटी, यानी कि मतलब वैन वू की उम्र कभी नहीं बढ़ी। वो एक तरह से अमर हो गए और उसके बदौलत उन्होंने काफ़ी इतिहास में चेंजेस किए। जैसे जैसे ज़माना बदलता गया वैसे वैसे वे खुद को ढालते गए और 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की भी शुरुआत की। फिर 1996 में वैन वू को एक मैजिकल विलेज के बारे में पता चला, जिस विलेज में कुछ ताकत छुपी हुई है। एग्जैक्टली क्या ताकत है ये वैन वू को नहीं पता, लेकिन वो विलेज कुछ तो छुपा रही है ये वैन वू को पता था। तो वैन वू अपने एक टीम को लेकर उस विलेज को ढूंढने के लिए जाता है, जो कि एक मैजिकल फॉरेस्ट में ही होता है। तो जब वो विलेज को ढूंढते हुए जाते हैं तो वो मैजिकल फॉरेस्ट मूव करती है और उसके साथी मारे जाते हैं। वो बच जाते हैं 10 रिंग्स की बदौलत। फिर वहाँ पे जाकर वैन वू को यिंग ली मिलती है, जो उस मैजिकल विलेज की गार्डियन होती है। तो उन दोनों के बीच एक फ़ाइट होता है और वैन वू यिंग ली की प्यार में पड़ जाता है। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है और विलेज के बाकी लोगों के मना करने के बावजूद यिंग ली वैन वू से शादी करती है और वो विलेज छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। विलेज छोड़ने की वजह से उनकी पावर्स भी अब काम नहीं करती हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, शैंग-ची और जियालिंग। शैंग-ची की माँ शैंग-ची को उस विलेज जिसका नाम होता है तालो, उसके प्रोटेक्टर ड्रैगन के बारे में भी बताती है, जिसका नाम होता है द ग्रेट प्रोटेक्टर। और शैंग-ची की माँ शैंग-ची को एक पेंडेंट गले में पहनाती है और ये सारा सीक्वेंस एक ड्रीम सीक्वेंस होता है। ये एक सपना देख रहा होता है शैंग-ची, जो अब यूएस में है और वो एक पार्किंग वैलेट की नौकरी कर रहा है और उसका यूएस में सिर्फ उसकी एक ही दोस्त है, केटी। केटी का परिवार भी यूएस में रहता है, लेकिन शैंग-ची फ़िलहाल अकेला है और वैन वू से बहुत दूर है। वैन वू से भागकर वो फ़िलहाल अब बड़ा हो गया है और वो यूएस में ही रह रहा है। अब यहाँ से आगे की कहानी मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। मैं आप लोगों को ऑब्वियसली रिकमेंड करूँगा आप लोग मूवी देखिए, मूवी अच्छी है। आज मैं 2 सेगमेंट्स लेकर आया हूँ, द गुड्स एंड द बैड्स। तो हम मूवी के द गुड्स के बारे में बात करेंगे और मूवी के द बैड्स के बारे में बात करेंगे। इन दोनों सेगमेंट्स में मूवी में जो दिखाए गए हैं वो सीन्स या वो कहानी उन सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ही थियरीज़ भी होंगी, जो मेरी थियरीज़ होंगी वो भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। लेकिन थियरीज़ ज़रूरी नहीं है कि आगे मूवी में होंगे ही, ये बस मेरी प्रेडिक्शन थ्योरीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। द गुड्स एंड द बैड्स पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक ज़बरदस्त स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा और ये स्पॉइलर अलर्ट 110% का होगा, क्योंकि इन द गुड्स और बैड्स में पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी जुड़े हुए हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में भी मैं बात करूँगा, इसलिए 110% की स्पॉइलर अलर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं द गुड्स के बारे में। द गुड्स नंबर 1, शैंग-ची एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है
वो एक फाइटर है और मूवी ख़त्म होते होते वो हवा को भी कंट्रोल कर रहा होता है और ऑलमोस्ट वो फ्लाई कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, उसके पास एक नई पावर भी आ जाती है। नंबर 2, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में से जो मिड क्रेडिट सीन होता है उसमें वोंग शैंग-ची और केटी को अपने पास बुला लेता है और उसी सीन के आखिर में हम लोग देखते हैं कि वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं एक साथ होटल कैलिफोर्निया। इससे ये पता चलता है कि उनके बीच एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है और इससे एक बहुत बड़ा चांस होता है कि नो वे होम में हमें शैंग-ची का कैमियो दिख सकता है या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में शैंग-ची हमें ज़रूर दिखेगा। तो ये एक अच्छी बात है। नंबर 3, उसी मिड क्रेडिट सीन में वोंग टेन रिंग्स को कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर को दिखा रहा होता है उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस टेक्नोलॉजी को हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा है। उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर वोंग से कांटेक्ट किए हुए हैं और उन 10 रिंग्स को देख रहे हैं। कैप्टन मार्वल ये कहती है कि उसने इस टेक्नोलॉजी को पहले कहीं नहीं देखा है, उसके हिसाब से ये एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। और ब्रूस ये कहता है कि ये 10 रिंग्स की जो स्ट्रक्चर है उसे देखकर ब्रूस को ये लग रहा है कि ये हज़ारों सालों से भी पुराना है। और वोंग उन चारों को, कैप्टन मार्वल, ब्रूस बैनर, केटी और शैंग-ची को ये बताता है कि इन 10 रिंग्स के अंदर एक बीकन जैसा है, एक शंख जैसा है जो किसी तरह का फ्रीक्वेंसी कहीं भेज रहा है, किसी तरह की सिग्नल्स कहीं वो भेज रहा है। तो शैंग-ची क्वेश्चन करता है कि कहाँ भेज रहा है, किसे भेज रहा है। तो इस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि मुझे अभी चलना है, मैं बाद में मिलूँगी और ब्रूस के पास मेरा नंबर है, अगर ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कर लेना। उसके जाने के बाद ब्रूस कहता है कि मेरे पास कैप्टन मार्वल का कांटेक्ट नहीं है, वो ऐसे झूठ बोल रही थी। तो ये एक थोड़ा सा कॉमेडी सीक्वेंस वहाँ पे होता है। ब्रूस बैनर शैंग-ची को कहता है कि वेलकम टू द सर्कस और वो भी वहाँ से चलता है। यहाँ पे एक मेरी ये थ्योरी है, एक चांस है कि 10 रिंग्स के अंदर से जो ये सिग्नल जा रही है वो जा रही है डार्क डायमेंशन की तरफ। डार्क डायमेंशन में किसी को ये सिग्नल्स मिल रहे हैं और ये अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ जाता है। तो चांसेस हो जाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें शैंग-ची दोबारा दिखे या 10 रिंग्स दोबारा दिखे। या फिर एक और थ्योरी है कि ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी होने की वजह से कैप्टन मार्वल को ये पता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी एलियन है या नहीं, वो पहचान नहीं पा रही है। तो ये ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिसको पास्ट में किसी ख़ास वजह से प्लेस किया गया हो कैंग द कॉन्क्वेरर के द्वारा। कैंग द कॉन्क्वेरर का ही कोई एक बहुत बड़ा और लंबा और एक मास्टर प्लान का ये हिस्सा हो कि उसी ने फ्यूचर में से पास्ट में ट्रैवल किया और वैन वू को ये 10 रिंग्स दिए कुछ ख़ास वजह से, ताकि एक वक्त पे जाकर ये 10 रिंग्स किसी ख़ास जगह पर या ख़ास मौके पर प्लेस हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा ये एक क्रेज़ी थ्योरी है, ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। तो कैंग द कॉन्क्वेरर ही आगे मार्वल का एक बहुत बड़ा विलन होने वाला है शायद, और वो टाइम ट्रेवल करके सबके नाक पे दम करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरनाक पॉइंट है और मूवी के हिसाब से ये एक गुड पॉइंट है। नंबर 4, ता लो द विलेज जो हमने मूवी में देखा है वो एक मिस्टिकल विलेज, एक मिस्टीरियस विलेज जो एक्चुअल में एक पॉकेट डायमेंशन में है या फिर पॉकेट डायमेंशन की तरह ही कोई एक जगह है। MCU में अब डायरेक्टली हमें पॉकेट डायमेंशन दिखा दिया गया है क्योंकि वहाँ तक जाने का एक सीक्रेट रास्ता है अर्थ पर, एक मैजिकल फॉरेस्ट के थ्रू, जिस मैजिकल फॉरेस्ट के थ्रू जाकर हमें एक वाटरफॉल मिलता है और उस वाटरफॉल के अंदर जाने से एक पॉकेट डायमेंशन की तरफ एक रास्ता जाता है और हम उस विलेज में पहुँचते हैं। ये विलेज तालो एक्चुअल में बीच में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मूवी में आगे जो फाइनल बैटल होता है वहाँ पर हमने क्लियरली देखा है कि एक गुफ़ा जैसी चीज़ है जिसको बंद करके रखा गया है उन विलेज के पुराने
लोगों के द्वारा, और वैनवू उस दरवाज़े को तोड़ना चाहता है क्योंकि वैनवू को लगता है उस दरवाज़े के पीछे यिंगली है जो उसे बुला रही है। तो विलेज के लोगों से हमें ये पता चलता है कि उस दरवाज़े के पीछे डार्क क्रिएचर्स हैं जिनको रोक के रखा हुआ गया है द ग्रेट प्रोटेक्टर की मदद से। अगर उस गुफा के दरवाज़े को तोड़ दिया गया तो वो डार्क क्रिएचर्स इस विलेज में आ जाएंगे, और इस विलेज में अगर वो लोग आ गए तो उसके बाद वो लोग उस वाटरफॉल के थ्रू अर्थ में भी चले जाएंगे। तो ये एक बीच के जैसा हो गया। पृथ्वी और डार्क डायमेंशन के बीच में एक पॉकेट डायमेंशन है जिसमें ये विलेज है। तो हमने पहली बार डायरेक्टली एक डायमेंशन ट्रैवल देखा है इस मूवी में। और अगेन डार्क क्रिएचर्स हैं तो डार्क डायमेंशन हो सकता है, और डार्क डायमेंशन है तो अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ जाता है, और हमें मल्टीवर्स का हिंट दिया गया है डायरेक्टली। तो ये एक अच्छी बात है मूवी के हिसाब से। नंबर 5, पोस्ट क्रेडिट सीन में जो आखिरी एंड क्रेडिट सीन है उसमें शांग-ची की बहन जिया लिंग को 10 रिंग्स को टेक ओवर करते हुए दिखाया गया है। अब वो 10 रिंग्स को संभालने वाली है, और वहाँ पर हम बहुत सारे फाइटर्स को देखते हैं जिसमें फ़ीमेल फाइटर्स भी हैं, और वो वहाँ पर काफ़ी सारे टावर्स लगा रही हैं, यानी कि वो वहाँ से शायद लाइव टेलीकास्ट करेंगी, वहाँ पर वो फ़ाइट ऑर्गेनाइज़ करेंगी। तो आगे हमें जिया लिंग की आर्मी देखने को मिलेगी MCU की मूवीज़ में, जिसमें मेल फीमेल्स दोनों ही होंगे। 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन दोबारा फिर से एक्टिव होगा, और हमें काफ़ी सारे फाइटर्स और फाइट सीक्वेंसेस आगे की मूवीज़ में दिखेंगी। तो ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं द बैड्स के बारे में। द बैड्स नंबर 1, द मच लॉन्ग अवेटेड कैरेक्टर द मैंडरीन को काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कि मूवी ने द मैंडरीन कैरेक्टर के साथ जस्टिस की है। एक बहुत ही फ़ैन के द्वारा इंतज़ार किया गया कैरेक्टर था द मैंडरीन। हम सब एक्साइटेड थे इस कैरेक्टर को देखने के लिए, रियल मैंडरीन को देखने के लिए, उसकी कहानी को जानने के लिए, और हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक हज़ारों सालों से भी पुराना कैरेक्टर जो हज़ारों सालों से ज़िंदा है, उस कैरेक्टर को काफ़ी इजीली एंड कर दिया गया है इस मूवी में, और एक इमोशनल वे पर ख़त्म किया गया है जो मार्वल हमेशा से करता है अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ। ये एक बैड पॉइंट है, एक बुरी बात है मूवी की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आगे फ्यूचर में मूवीज़ में हमें मैंडरिन या वैनवू के कुछ बातें बताई जाए जो कनेक्टिंग करे मिसिंग डॉट्स को। नंबर 2, मूवी में तालो विलेज के जो लोग हैं, ख़ासकर शैंग-ची की माँ यिंगली और शैंग-ची की जो आंट दिखाई गई है, उनके पावर के सीक्रेट को पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है। ऐसी कौन सी पावर है जिसकी मदद से वो लोग हवा को कंट्रोल कर रहे हैं, ये मूवी में पूरी तरह से डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। और आगे मूवी में जाकर शैंग-ची भी हवा को कंट्रोल कर पाता है, लेकिन उसको भी क्लियरली दिखाया नहीं गया है या समझाया नहीं गया है कि इसी वजह से उसके पास ये पावर आई है। ये काफ़ी मिस्टीरियस रखा गया है मूवी के एंड तक, तो शायद हमें आगे इन बातों को और क्लियरली एलाबोरेट किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक बैड पॉइंट है मूवी के लिए। नंबर 3, मूवी के बीच में एक सीक्वेंस दिखाया गया है जहाँ पर वैनवू तालो विलेज को अटैक करने वाला होता है, और उससे पहले वो केटी, शैंग-ची, जिया लिंग को प्रिजन में बंद कर देता है। ये प्रिजन थोड़ा पुराना ज़माने के टाइप के जैसा था। तो उस प्रिजन में शैंग-ची और उनको लोगों की मुलाकात होती है ट्रेवर से। ट्रेवर स्लैटरी, जिसने फेक मैंडरिन का रोल प्ले किया था रियल वर्ल्ड में, लोगों को धोखा देने के लिए 10 रिंग्स के ऑर्गेनाइजेशन के मालिक का रोल उसने प्ले किया था, जिसकी वजह से उसे सज़ा भी हुई थी। बाद में मैंडरिन उसे किडनैप करके ले आता है सज़ा देने के लिए, और उसे प्रिजन में बंद कर देता है। तो उस प्रिजन में एक और क्रिएचर दिखता है हमें, जिसका नाम ट्रेवर ने रखा है मॉरिस। वो उस विलेज से बाहर निकला हुआ, उस पॉकेट डायमेंशन से गलती से बाहर निकला हुआ क्रिएचर होता है।
तो ये सभी लोग प्रिजन से भाग जाते हैं, लेकिन बहुत ईजीली भाग जाते हैं। तो ये सीक्वेंस मुझे पसंद नहीं आया। बहुत आसानी से ये लोग 10 रिंग्स की पूरी आर्मी को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये काफ़ी वीक पॉइंट है स्क्रीन प्ले का, और मूवी का भी एक कमज़ोर हिस्सा है ये। तो ये एक बैड पॉइंट लगा मुझे। नंबर 4, शैंग-ची और उसकी बहन जियालिंग वैनवू से क्यों और कैसे भागती है, ये भी मूवी में क्लियर नहीं किया गया है। ट्रेलर्स में हमें ये दिखाया गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रेलर्स को देखकर हमें ये लगा था कि वैनवू ने ही शैंग-ची को इजाज़त दी है 10 साल के लिए अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए, और जब 10 साल पूरे हो गए हैं तो वैनवू उसे लेने आ रहा है। लेकिन मूवी में ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। तो ये एक बैड पॉइंट है ट्रेलर और मूवी का जो मिसमैच है। ये बात मुझे थोड़ी सी बैड लगी मूवी में। नंबर 5, द कैरेक्टर डैड डीलर, उसको भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी मूवी में ख़त्म कर दिया। जल्दी मतलब इसी पार्ट में ख़त्म कर दिया गया। डैड डीलर वो कैरेक्टर है जो मास्क लगाए हुए है, और वही कैरेक्टर शैंग-ची को ट्रेन करता है बचपन से। तो जिस कैरेक्टर ने शैंग-ची को ट्रेन करके शैंग-ची बनाया, वो कैरेक्टर इतनी आसानी से मूवी के एंड में ख़त्म हो गया। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे ये उम्मीद थी कि ये कैरेक्टर आगे भी मूवीज़ में दिखेंगी और इस कैरेक्टर का मास्क रिवील होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से जो ड्रैगन है द ग्रेट प्रोटेक्टर, उसको भी मिस्टिकली रख दिया गया है मूवी में। तो मुझे उम्मीद है आगे हमें द ग्रेट प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन डैड डीलर को जो ख़त्म कर दिया गया उसके लिए मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, और ये मूवी की एक बुरी बात है। सो गाइज़, ये सेगमेंट्स थे द गुड्स एंड द बैड्स। अब बात करते हैं लीड कैरेक्टर्स के बारे में। शैंग-ची के रोल में हैं सिमू लियू, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उन्होंने मार्शल आर्ट काफ़ी बढ़िया उम्दा परफॉर्म किया है। उनका कंपैरिजन जैकी चैन से भी किया जाता है कभी कभी। वैनवू या फिर द मैंडरिन के रोल में है टोनी लियोंग, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सबसे ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा मूवी में, और वो एशिया के एक बेहतरीन एक्टर है जो उन्होंने प्रूव किया है इस मूवी में। यिंग ली के कैरेक्टर में है फाला चेंग, शैंग-ची की माँ के रोल में, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। केटी का रोल प्ले किया है एक्वाफीना ने, अच्छी कॉमेडी की है उन्होंने और अच्छी परफॉर्मेंस है। आगे और बेहतर होंगी ये उम्मीद है मुझे। जियालिंग के कैरेक्टर में है मेंगजर ज़ैंग, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, उन्होंने भी अच्छी मार्शल आर्ट की है मूवी में, परफॉर्म की है। और शैंग-ची के आंट के रोल में थी मिशेल यो, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ट्रेवर स्लैटरी या फिर कह सकते हैं फेक मैंडरिन के कैरेक्टर में थे बेन किंग्सले, उनका रोल ज़्यादा नहीं था मूवी में, लेकिन जितना भी था उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग है उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी लगी मुझे मूवी में। मूवी का रन टाइम है 132 मिनट्स, यानी 2 घंटे और 12 मिनट की मूवी है। लेंथ ओके है, मुझे ओके लगी। डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन और अच्छी हो सकती थी। डेस्टिन डैनियल क्रिटन ने डायरेक्शन किया है, अच्छा डायरेक्शन किया है, और पोस्ट ब्लीप वर्ल्ड को अच्छे से हैंडल किया है उन्होंने मूवी में, अच्छे से दिखाया है। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वीक है बीच बीच में। लेकिन अभी भी वीक कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि स्क्रीन प्ले के बीच में जो हमें ये बीच बीच में गैप्स दिखे हैं वो शायद फ्यूचर कनेक्शंस हो, इसलिए अभी स्क्रीन प्ले ख़राब है ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। VFX मूवी की अच्छी है, लेकिन क्लाइमेक्स बैटल में थोड़ी सी कमज़ोर है। क्लाइमेक्स बैटल के ड्रैगन सीक्वेंसेस में VFX इतने अच्छे नहीं हैं। लोकेशंस खूबसूरत हैं, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। सिमो लियू से मुझे और ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन फिर भी जितना परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है ज़बरदस्त दिया है, और आगे वो और ज़्यादा बवाल मचाएंगे ये मुझे उम्मीद है। BGM डिसेंट है, जेंटल है, हमें जोड़े हुए रखता है मूवी से। एक्टिंग में मैंने जैसे आप लोगों को बताया ही, टॉनी लियोंग की परफॉर्मेंस सुपर्ब लगी। बेन किंग्सले ने फिर से प्रूव किया कि वो क्यों बेन किंग्सले हैं।
क्यों उनको एक बेहतरीन एक्टर माना जाता है। सिमू लियू एक्टिंग में थोड़े से वीक है, लेकिन आगे जैसे जैसे वो मूवीज़ करते जाएंगे वो और ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब मैं दूंगा रेटिंग बाय सेलुलॉइड पैराडाइज। मैं इस मूवी को दे रहा हूँ 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स। 6.5 दे रहा हूँ, आप लोग गुस्सा मत कीजिएगा। वो इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे मूवी से ज़्यादा उम्मीद थी और मुझे एक्शन की उम्मीद ज़्यादा थी, तो एक्शन मुझे थोड़ा सा कम लगा और बाकी पॉइंट्स के बारे में मैंने बात कर ही ली है। तो मैं फाइनली मूवी को दे रहा हूँ 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स। मेट्स, अब मैं बात करूँगा स्पाइडरमैन के बारे में। तो फिर से दोबारा अगेन स्पॉइलर अलर्ट 110% का, क्योंकि मैं थियोरीज़ बताने वाला हूँ, मेरी थियोरीज़, क्रेज़ी थियोरीज़। मैंने पहले भी बताया था और मैं अब भी बता रहा हूँ कि मुझे लगता है स्पाइडरमैन नो वे होम एक ही पार्ट में ख़त्म नहीं होगा, उसकी कहानी आगे भी चलती रहेगी और मार्वल कुछ बड़ा करने वाला है। समथिंग बिगर इज़ कमिंग। मार्वल और सोनी मिलकर मल्टीवर्सल वॉर शुरू कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो चुका है। जिस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में लोकी सीरीज़ में बताया गया था, वही मल्टीवर्सल वॉर हमें आगे मूवीज़ में दिखेंगी और मुझे लगता है कि वो मल्टीवर्सल वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सोनी की यूनिवर्स और मार्वल की यूनिवर्स कोलाइड होने वाली है नो वे होम से, तो आगे ये मल्टीवर्सल वॉर ही काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। ये थियोरी मेरे दिमाग में इसलिए घूम रही है क्योंकि ये सीधे सीधे कनेक्टेड है वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ। वेनम लेट देयर बी कार्नेज इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में एक ही सीन है, एक ही मिड क्रेडिट सीन है। तो उस सीन में हम देखते हैं कि फ़िलहाल एडी ब्रॉक रन पर है, वो एक फ्यूजिटिव बन चुका है क्योंकि वो कस्टडी से भाग गया था। तो वेनम और एडी दोनों एक बीच पर है और फिर बीच के कॉटेज में रात में वो दोनों मिलकर एक रोमांटिक टीवी शो देख रहे होते हैं और वेनम और एडी दोनों बात कर रहे होते हैं। वेनम एडी को बताता है कि अगर वेनम यूनिवर्स गैलेक्सीज़ के बारे में उसे बताने लगे तो उसका छोटा सा दिमाग फट जाएगा। तो जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी कुछ होता है जिसके वजह से रात का वक्त सुबह का हो जाता है। वो दोनों रात में टीवी शो देख रहे थे, लेकिन उस कुछ हो जाने के बाद वो अब सुबह है और टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ चैनल में बदल जाता है और न्यूज़ चैनल ऑब्वियसली होता है जे जोना जैमसन का न्यूज़ चैनल होता है और वही ये न्यूज़ चला रहे होते हैं उस वक्त टीवी पर कि टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उस पर अभी केस चलेगा मिस्टीरियो के मर्डर का। एडी ब्रॉक वेनम के रूप में आ जाता है। वेनम उस टीवी के पास जाता है और वहाँ पर टीवी पर जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की जो पिक्चर होती है उसको वो वेनम अपने जीभ से चाटता है और कहता है कि दिस मैन या दिस ह्यूमन, यानी कि वेनम उसको खाना चाहता है। यही बेसिकली समझाया गया है उस सीन से। तो इस सीन के बाद वेनम डायरेक्टली टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी चीज़ होती है उसका पैटर्न, जो मतलब रियलिटी जो चेंज हुई है उसका पैटर्न पूरी तरह से वांडा विजन के शो के पैटर्न के जैसा है। वो सीन, वो चेंज पूरी तरह से वांडा विजन की वाइब दे रहा है। वांडा विजन में वांडा जैसे रियलिटी को चेंज करती है, ठीक उसी तरह से इस सीन में वो चेंज हुआ है। सो मुझे लगता है इस पैटर्न को देखने के बाद कि नो वे होम में वांडा भी होंगी और सिर्फ वांडा होगी ही नहीं, शायद आखिर में वांडा दिखे, लेकिन वांडा ही होगी शायद इस मल्टीवर्स के खुलने के पीछे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सोचते हुए। और इसके अलावा वेनम शायद सिक्स्थ सिनिस्टर हो सकता है, सिनिस्टर 6 गैंग में, लेकिन वेनम और एडी दोनों ही लीगल प्रोटेक्टर हैं। तो वेनम आखिर में किसकी तरफ होगा, सिनिस्टर 6 की तरफ होगा या फिर वो स्पाइडरमैन की मदद करेगा? तो ये जानने के लिए हमें 17 दिसंबर तक रुकना होगा। मैं सब में बात करूँगा हॉक आई सीरीज़ के बारे में। हॉक आई सीरीज़ अभी चल रहा है
उसके 3 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं। मैंने तीनों एपिसोड्स देख लिए हैं और आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और यहाँ पर मैं फिर से स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ। और तीनों एपिसोड्स देखने के बाद केट बिशप मेरी न्यू फेवरेट फीमेल सुपर हीरो बन चुकी है। जितने भी मार्वल्स ने एंड गेम के बाद जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, उन सभी में से मुझे केट बिशप अभी अच्छी लग रही है। येलेना बेलोवा के बाद केट बिशप का कैरेक्टर जो एक कॉमिक अंदाज में इंट्रोड्यूस हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हॉकआई पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से कवर करूंगा। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बारे में भी मैं अलग से बताऊंगा आपको वीडियो में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ। हॉकआई के एपिसोड 1 में 2012 के जो न्यूयॉर्क बैटल हुआ था उसको दिखाया गया है। और वहाँ पर केट बिशप यानी जो बच्ची होती है केट बिशप, उस वक्त उसको हॉकआई ने ही डायरेक्टली बचाया हुआ होता है। और वो बचपन में ही हॉकआई को विटनेस करती है फ़ाइट करते हुए, और वो हॉकआई को अपना आइडल बनाती है और उसके जैसा बनना चाहती है। एपिसोड 2 में केट बिशप को रॉनिन का सूट मिलता है और वो रॉनिन का सूट पहनकर घूमती है। ट्रैक सूट माफिया रॉनिन समझकर केट बिशप पर हमला करती है और हॉकआई उसे बचा लेता है। तो बेसिकली एपिसोड 2 में ये है। और एपिसोड 3 में माया अपीयर होती है। क्लिंट और केट दोनों माया के चंगुल से भाग जाते हैं और दोनों इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं अरमान के मर्डर का। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एपिसोड 3 में जब माया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है तो बचपन में माया और उसके फादर के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई जाती है। तो माया के फादर माया को ड्रैगन के बारे में बताते हैं और माया उनसे पूछती है कि क्या ड्रैगन हमारी दुनिया में है, क्या ड्रैगन सच में है। तो माया के फादर ये बताते हैं कि हाँ, शायद किसी और दुनिया में ड्रैगन हो सकते हैं। तो माया ये कहती है कि क्या वो अगर हमारी दुनिया में आ जाए तो क्या होगा। तो माया के फादर कहते हैं कि वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो ये एक ऐसे ही माया के फादर माया को शायद स्टोरी सुनाती है, लेकिन फिर भी जो ये ड्रैगन वाला किस्सा है ये देखकर मुझे लगा कि शायद ये द ग्रेट प्रोटेक्टर को टीज़ किया गया हो और हमें ये बताने की कोशिश की गई हो कि आगे MCU के अर्थ में द ग्रेट प्रोटेक्टर हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। ये भी एक हिंट करता है कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो चुका है या फिर शुरू होने वाला है। मुझे हॉकआई काफ़ी पसंद आ रहा है। मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग हॉकआई सीरीज़ को देखना शुरू कीजिए। अगला एपिसोड नेक्स्ट वेडनेसडे को रिलीज़ हो रहा है, यानी कि 8 दिसंबर को। सीरीज़ का डायरेक्शन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, टू द पॉइंट है डायरेक्शन। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है और जो कॉमेडी है बहुत ही अच्छी लग रही है। VFX ज़बरदस्त है, लोकेशंस खूबसूरत है, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है और एक्शंस बहुत ही अच्छे लगे। एपिसोड 3 में ख़ासकर जो ट्रिक एरो शोडाउन हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले हॉकआई के एरोज़ के ये कमाल हमने नहीं देखे हैं। तो आप लोग एपिसोड 3 तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। BGM भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एक हल्की फुल्की कॉमेडी और फैमिली ड्रामा टाइप एक BGM है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, मैंने आज काफ़ी सारे बातें कर ली। शैंग-ची, स्पाइडरमैन, वेनम, हॉकआई सभी के बारे में मैंने बात की है। मैंने एक कनेक्शन सेट करने की कोशिश की है। जो मेरे दिमाग में जो थियरीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग आगे शेयर कीजिए अपनी थ्योरीज़ और मुझे कमेंट्स कीजिए। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मूवी मेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और कमेंट्स में अपनी थ्योरीज़ बताइए, वीडियो के ऊपर बताइए वीडियो के कौन से पार्ट आप लोगों को अच्छे लगे, कौन से बुरे लगे। मुझे बताइए मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। और अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिल रहा हूँ। हॉकआई मैं अलग से कवर करूँगा, ज़रूर देखिएगा वीडियो मेरा। और इसी के साथ आज बाय बाय करने का वक्त हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।